हेलो वंस अगैन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। एंड हमने पिछले वीडियोस में चैप्टर 4 को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, ओके, ये पढ़ाना था। तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ओके। सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, मतलब कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह शुरू हुआ था, वो क्या है, ठीक है। टू रिप्रेस द ग्रोइंग रिवोल्यूशनरी इंसिडेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन, लॉर्ड कैम्पफोर्ड अपॉइंटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस सैडियन रॉलेट। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें चल रही थी, डिससेटिस्फैक्शन शुरू हुई थी, तो उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। किसने कमेटी बनाई थी? तो लॉर्ड कैम्पफोर्ड ने एक कमेटी बनाई थी। और उन्होंने किसके चेयरमैन, उस टाइम के जो चेयरमैन थे उनके अंडर में, तो कौन थे? तो सैडियन रॉलेट, ठीक है। तो इनके अंदर एक कमेटी बनी थी। तो उस कमेटी में उन्होंने लोगों ने रिकमेंड किया कि दोनों तरीके के एक्ट को फॉलो किया जाएगा, जैसे प्रिवेंटिव एक्ट और पुनिटिव एक्ट। इस सारी स्पेशल एक्ट होती है। इन सारी चीज़ों को अगर हम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चेक करने के लिए इनको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी द रिवोल्यूशनरी एंड आर्बिट्री एक्ट वॉज, और इसी रिकमेंडेशन के कमेटी की वजह से जो रिवोल्यूशनरी और आर्बिट्री एक्ट थी वो पास हुआ, ठीक है। 21 मार्च 1919 को ये एक्ट को पास किया गया। वो भी किसके द्वारा? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, ठीक है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग में कि जो भी लोग मतलब लोग हैं, अगर वो कोर्ट में जाते हैं, स्पेशल कोर्ट बना होता है, कोर्ट में जाते हैं, अगर उनको जजमेंट मिलती है, अगर नहीं मिलती उनके हिसाब से, तो वो कोई भी अपील नहीं कर सकते जजमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। और दूसरा था कि एनीबॉडी कुड बी इम्प्रेस विदाउट एनी एविडेंस और वारंट, और कोई भी जेल किसी भी ले जाया जा सकता कोई एविडेंस, कोई सबूत, और ना ही कोई वारंट की वजह से, ठीक है। वारंट वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। द लीडर्स लाइक महात्मा गांधी कॉल्ड इट इम्प्रॉपर अगेंस्ट फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट्स। और जैसे कि महात्मा गांधी एक लीडर हैं, उन्होंने इसे इम्प्रॉपर कहा, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हमारे आज़ादी या फ्रीडम और फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्ट निकाला इसके अपोज में, जिसका नाम था सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह मीटिंग वॉज हेल्ड इन, और वही सत्याग्रह का जो मीटिंग था वो कब हेल्ड हुआ? प्रेसिडेंटशिप ऑफ गांधी जी एंड दे पुट देमसेल्व्स इनटू प्रेजेंट। और वहाँ के जो गांधी जी थे प्रेसिडेंटशिप में, तो उन्होंने खुद को अपने जेल में डलवाया। और वहाँ पर क्या हुआ कि 6 अप्रैल को 1919 को एक स्ट्राइक हुआ, नेशन स्ट्राइक हुआ, पूरी दुनिया में भूख हड़ताल हुई, ठीक है। और वही मूवमेंट बाद में जाके बहुत जगह में क्या हुआ? वायलेंट फैला रहा था, ठीक है। और उसकी जो मूवमेंट की लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट उसकी जो बोले तो लास्ट मूवमेंट की जो वायलेंट थी वो थी जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि 13 अप्रैल 1999 को हुआ था, ठीक है। तो अभी जलियांवाला बाग क्या है ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो द पंजाब वॉज मच इफेक्टेड विद द World War and the people were agitated there. After the nationwide strike on 6 April, the total local leaders that Satyapal and Saifuddin Kejriwal, ठीक है, यहाँ रॉन्ग दिया है, सैफुद्दीन केजरीवाल होगा, ओके। ओके, तो सैफुद्दीन केजरीवाल, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं कि जो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो एक पंजाब था जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था, दुनिया की बहुत उसको इफ़ेक्ट पड़ा था। और जब उसके बाद से जब नेशन वाइड स्ट्राइक 6 अप्रैल को हुआ था, तो 2 लीडर को गिरफ्तार किया गया था, जो लीडर ने इस स्ट्राइक पर मतलब लीडरशिप में स्ट्राइक पर बैठे थे, ठीक है। तो कह सकते हैं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था विदाउट एनी ट्रायल और विदाउट एनी वारंट, ठीक है। 9 अप्रैल 1999 में उन्हें रॉलेट एक्ट के खिलाफ में बोलने की वजह से सैफुद्दीन केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, और सत्यपाल को, ठीक है। और ये 2 लीडर के मेंबर जो थे, वहाँ के जो लोग थे इनके साथ में सपोर्टर्स बात करें तो उन्होंने एक एनुअल कॉन्फ्रेंस रखा कांग्रेस में, ठीक है। और वो एक पब्लिक मीटिंग करना चाहते थे जिसको जलियांवाला बाग कहा गया, ठीक है। और वो जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1999, वो भी किसके अगेंस्ट में?
तो जो लोगों के क्या बोलते हैं, जो लोगों के लिए विदाउट एनी ट्रायल के उन्हें जेल हो रही थी इम्प्रेजमेंट की वजह से, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि कोई एक पर्सन था जिसने जनरल ओडायर को बता दिया था कि यहाँ एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन 8th क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि वहाँ पर एक पर्सन था जिसने कि जनरल डायर को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि जलियांवाला बाग में मीटिंग होने वाली है। तो उसने जनरल ओ डायर ने आया वहाँ पर और उसने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि तुरंत फायरिंग किया जाए, वो भी विदाउट वार्निंग के लोगों को मार दिया गया बस एक मीटिंग की वजह से, ठीक है। और लगभग 1000 लोग मारे गए और बहुत लोग जख्मी हुए थे, ठीक है। आफ्टर द जलियांवाला बाग मस्केरिया मार्शियल लॉ वाज इम्पोज इन द पंजाब एंड एन एनवायरनमेंट ऑफ टेरर वाज क्रिएटेड एंड वहाँ पर उसके बाद जलियांवाला बाग के मस्किया के बाद क्या हुआ था कि जो मार्शियल लॉ होता है उसे भी पंजाब में इम्पोज कर दिया गया और वहाँ के जो इन्वायरमेंट था उसे पूरी तरीके से उसकी बर्बादी हो चुकी थी, मतलब वहाँ से क्रिएट ट्रायल होने शुरू हुई थी। और मैं बात करती हूँ तो जलियांवाला बाग में थोड़े से डिटेल में। तो देखिए जलियांवाला बाग में क्या था, एक मीटिंग हो रही थी, मतलब समझिए बताते हैं, यहाँ से एक मीटिंग हो रही थी, ठीक है। ये बस एक ओपन डोर था, ठीक है। यही एक जगह था जहाँ से लोग आते जाते थे, नहीं इधर जाना था या ना ही इधर जाने की जगह था, ठीक है। तो यहाँ लोग मीटिंग कर रहे थे, ठीक है। और जनरल ओ डायर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर मेन गेट के पास 1 सेकेंड इसके अंदर, ओके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि मेन गेट के पास वो जनरल ओ डायर खड़ा हुआ था, ठीक है। तो जब वो मेन गेट के पास था और अपने आर्मी जो भी उसके थे अपने साथी आर्मी को उसने कहा कि गोली चला दिया जाए और 2 मिनट का टाइम दिया, जहाँ भाग सको। तो वो लोग जाएंगे कहाँ, और एक चीज़ यहाँ जो था वो था कुआँ, ठीक है। और कुछ लोग बचने के लिए कुएँ में जाने गए, लेकिन वो भी बच नहीं पाए बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा हाई लेवल की, मतलब उसकी जो हाईएस्ट जो लंबाई थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से वहाँ पर लोग मारे गए, ठीक है। तो यह होता है कुछ इस तरीके से बेरहमी से मार दिया गया, ठीक है। देन आता है यहाँ पर बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप द टाइटल ऑफ नाइट इन द प्रोटेस्ट ऑफ द मस्कियस Son Karan Nairi, the pro-president of the Congress, resigned from the working committee of the Vizier. Gandhi also gave up the title Kesari Hind. जलियांवाला बाग मस्केरिया those vitalized the national movement. और वहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर को भी एक टाइटल मिला था के नाइट का, और जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था जलियांवाला बाग के मस्केरिया पर, और वहाँ के जो प्रो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के उन्होंने रिज़ाइन किया था, कम्युनिटी को वर्क नहीं किया था उन्होंने, इसलिए शंकर नायरे ने। और गांधी जी को भी एक टाइटल मिला था केसरी हिंद का, जलियांवाला बाग को यूटिलाइज किया था नेशनल मूवमेंट पर, ठीक है। यहाँ तक अब आता है हमारे पास गांधी जी का जो था खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं। द Ottoman Empire was also dissolved after the defeat of Turkey against Britain in the First World War. जो ओटोमन एम्पायर थे उन्होंने उनके बाद जो लोग थे टर्की के वो हारे थे ब्रिटेन के ख़िलाफ़ में जब लड़े थे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो The Sultan of Turkey was deprived of using his power even in the rest of province. और जो टर्की के सुल्तान थे वो भी अपनी पावर का यूज़ किए उन्होंने, लेकिन अपने प्रोविंस के ख़िलाफ़ में, ठीक है। तो दे कैम अंडर द कंट्रोल ऑफ high commission appointment by the allied countries. Since the ruler of Ottoman Empire, the Sultan of Turkey, was the Khilafah of the Islamic world, and the Muslims of India did not like this misbehavior with Turkey. Indian Muslim took this breach of promise as betrayal. So Indian Muslims started a strong movement in the beginning of 1920 to compel Britain to change its policy about Turkey. तो एक क्या बोलते हैं पॉलिसी बनाई गई थी टर्की के ख़िलाफ़, जिसके जो क्या बोलते हैं मुस्लिम के जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड और जो मुस्लिम लोग थे इंडिया में उन्हें ये मिसबिहेवियर टर्की के साथ पसंद नहीं आया, और इन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया कि हम ये इस मूवमेंट के ख़िलाफ़, इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ ब्रिटेन की लड़ी से चेंज करने पे मजबूर करेंगे। और उन्होंने एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनाया था किसके 1920 के शुरुआत में ब्रिटेन के पॉलिसी को चेंज करने के लिए, ठीक है। देन हमारे पास आता है ओके
एक मिनट। ओके तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि इट वॉज कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट, और इसी को खिलाफत मूवमेंट कहा गया है क्योंकि खिलाफा जो इस्लामिक वर्ल्ड के खिलाफत है वो और सुल्तान ऑफ टर्की का मिलकर उन्होंने एक मूवमेंट बनाया, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, यहाँ के देन बात करते हैं। दिस मूवमेंट बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ बाई गेटिंग द सपोर्ट ऑफ महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अमृतसर सेशन दिसंबर 1919। और ये मूवमेंट बाद में जाकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना क्योंकि इसके सपोर्ट में गांधी जी भी आए और बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में जैसे अमृतसर का जो सेशन था दिसंबर 1999 वो लोग मिले और गांधी जी इसके प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट के बने 19 नवंबर 1999 के। ठीक है, गांधी जी टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और गांधी जी को ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए, और ये खिलाफत रेवोल्यूशन एक 3 पॉइंट रेगुलेशन लेटर को तैयार किया गया था। ठीक है, अब वो 3 पॉइंट क्या है वो पढ़ते। ठीक है, The Sultan of Turkey Khilafah should be given enough rights so that he could प्रोटेक्ट इस्लाम। जो टर्की के सुल्तान थे या खिलाफा की बात की जाए तो उनका ऐसा था कि हमारा जो हक है हम अपने इस्लाम को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, द अरबीज शुड बी गिवन अंडर द कंट्रोल ऑफ मुस्लिम एम्पायर खिलाफा, और अरबीज का था कि हम अपने कंट्रोल में रहे इन मुस्लिम एम्पायर के खिलाफा में। ठीक है, द खिलाफा शुड बी मेड पैट्रोनजी ऑफ द होल प्लेसेस ऑफ द मुस्लिम, और जो खिलाफा था वो जो उनकी मजहबी जगह होती हैं मुस्लिम्स की उनको बनाता था। ठीक है, ऑन 17 अक्टूबर 1919 खिलाफत डे वॉज एब्जॉर्ब इन ऑल ओवर इंडिया, और 17 अक्टूबर 1999 में खिलाफत पूरी तरीके से फैल गया पूरी इंडिया में, उसी लिए खिलाफत डे का एब्जॉर्ब किया गया। ठीक है, या कलर इंडिया कोलकाता सीजन की बात करते हैं सितंबर 1920 में, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से एट द इंस्पायरमेंट ऑफ गांधी जी पास 2 रेजोल्यूशंस अगेंस्ट द अनजस्ट डिट्स एंड डिसाइड टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर कोलकाता सेशन की बात करते हैं सेशन की, तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे वो गांधी जी से इंस्पायर हुए थे और उन्होंने 2 रेजोल्यूशन को पास किया किसके अगेंस्ट में, तो जो लोग क्या बोलते हैं अनजस्ट डेट्स करते थे और डिसाइड करते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। उसके बाद से इसके सिचुएशन में 2 इश्यूज़ आई, और फर्स्ट इश्यूज़ की अगर डिस्कस करते तो द व्यू ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द इशू ऑफ खिलाफत, एंड सेकेंडली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन पनिशिंग ऑफिसर हु वर इंडल्ज द ब्रूटली मर्डर ऑफ इनोसेंट पीपल इन द पंजाब। तो यहाँ कहा जा रहा है दो इशू सामने आई। पहली तो इशू थी कि जो ब्रिटिश को अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसमें एक इशू था खिलाफत का, और दूसरा इशू था कि जो लोग विदाउट कोई पनिशिंग गवर्नमेंट के ऑफिसर उन्हें ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था इनोसेंट पीपल का पंजाब में, वो चीज़ें इसमें शामिल है। ठीक है, वो फेलियर लोग के शामिल है। ठीक है, नागपुर सेशन की बात करते हैं कांग्रेस में, तो दिसंबर 1920 में स्टार्ट हुआ था। इसका जो अप्रूव था रेजोल्यूशन का कोलकाता सेशन में, और इसका जो एम था स्वराज जिसको होम रूल भी कहा गया है, ये पर्पज से इस प्लेस में सेल्फ गवर्नमेंट के पर्पज से बनाया गया था। ठीक है, यहाँ के लिए और सेवरल क्रिएटिविटी प्रोग्राम्स वर प्रिपेयर in this session that enforced the Congress achieving the target, और इस तरीके से उन्होंने एक सेशन को तैयार किया कांग्रेस अचीविंग द टारगेट के, मतलब कि हम लोग टारगेट को अचीव करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। ठीक है, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1922 तक चला था। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, ये एक पहला पब्लिक मूवमेंट होता है जो कि स्टार्ट होता है महात्मा गांधी के अंडर में। ठीक है, महात्मा गांधी के लीडरशिप के अंडर में। देन बात करते हैं इसके 3 रीजन होते हैं पब्लिक मूवमेंट का, खिलाफत के जो इशूज़ सामने थे उसके लिए, और एक जो इनोसेंट पीपल पंजाब में मारे गए थे पिछले बार जो कि जस्टिस के अगेंस्ट में एक्टिविटीज़ को ला रहे थे वो, और देन था कि हम लोग स्वराज पार्टी को अचीव करें। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम वर एडॉप्ट इन दिस मूवमेंट, 2 तरीके के मूवमेंट प्रोग्राम को एडॉप्ट किया गया था इस मूवमेंट में। ठीक है, पहला क्या था, डिस्ट्रैक्टिविटी एक्टिविटीज़ टू वीकेंड and defeat the British government monarchy under the which reunifications of the titles owners post boycott of government and
government function, boycott of government schools and college, boycott of legislative council election, boycott of foreign goods and rejection of job in Mesopotamians were included। और देखिए पहला जो इसमें था प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया था कि अगर ब्रिटिश को हमें हराना है, ब्रिटिश को अगर वीक करना है तो उनके सबसे पहले उनके सामान को हमें यूज़ नहीं करना, उनके गुड्स को यूज़ नहीं करना। और उसके बाद से हमने उसके बाद से इंडिया ने क्या किया, ये क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी ने कहा कि दो चीज़ों पहला चीज़ था कि ब्रिटिश के सामान को यूज़ मत करो, ब्रिटिश के स्टडी हो, कॉलेज हो, ये सारी चीज़ों को बाइकआउट करो, चाहे फॉरेन सामान हो, उस सारी चीज़ों को बाइकआउट करना, इलेक्शन को बाइकआउट करने को उन्होंने हुक्म दिया, और स्कूल कॉलेज ये सारी चीज़ों को बाइकआउट करने का, ठीक है। और दूसरा जो डिसीज़न था तो ये था कि under the creativity activity to avoid by the decision of the punch in the place of court to set up national schools and college so that students who boycott the government school college might continue their study to adopt Swadeshi to make charka and khari popular to collect 1 crore rupees for Tilak Swaraj Fund and distribute 20 lakh charkas in all over India were included। तो सेकेंडली ये कहा गया कि हाँ उन्होंने डिसीज़न लिया कि हम पंच के जो कोर्ट है उसकी जगह हम एक नेशनल स्कूल को और कॉलेज को हम सेटअप करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की और चीज़ों को मतलब स्कूल कॉलेज को बाइकआउट करता है तो उसमें उनकी स्टडी जो है कंटिन्यू रहे, उनकी स्टडी को कोई नुकसान ना हो, और इस तरीके से हम स्वदेशी को भी अडेप्ट कर सकते हैं और जो चारका बनाने को भी हम बना सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। ये देखिए चारका मतलब सर्कल टाइप का स्पैनिंग वेल होता है, उसी को चारका कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से और 1 करोड़ रुपीज़ को हम कलेक्ट करेंगे तिलक स्वराज में फ़ंड देने के लिए, और 20 लाख रुपए चरकस के लिए पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। यहाँ के लिए द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, शुरुआत के मूवमेंट की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1921 में स्टार्ट किया गया था। लीडरशिप मैंने आपको पहले बताया था महात्मा गांधी थे, और ये जो मूवमेंट का बहुत ज़्यादा सक्सेस पूरे इंडिया में इसे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी। और जो लोग फॉरेन की क्लॉथ और गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को बाइकआउट कंटिन्यू करना स्टार्ट किए थे, इसी मूवमेंट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल स्कूल, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ स्टेबल्स वगैरह। जब उन्होंने ब्रिटिश के स्कूल्स कॉलेज को बाइकआउट किया तो इसी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाया गया और जामिया मिलिया स्कूल को भी बनाया गया, नेशनल स्कूल्स को भी बनाया गया, काशी विद्यापति स्कूल को बनाया गया, ठीक है। ग्रेट बैरिस्टर लाइक मोतीलाल एंड चितरंजन दास लेफ्ट देयर एडवोकेट्स एंड लेड द मूवमेंट। और बहुत जो बैरिस्टर थे, एडवोकेट थे, उन्होंने अपने ये सारी चीज़ों को छोड़ दिया, और मोतीलाल और चितरंजन दास ने, और उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। प्रिंस ऑफ वेल्स वॉज वेलकम ऑन 17 नवंबर 1921 इन मुंबई विद नेशनल वाइड स्ट्राइक में 17 नवंबर को उन्होंने इस चीज़ को प्रिंस ऑफ वेल्स के जो प्रिंस थे उन्होंने वेलकम किया 17 नवंबर 1921 को मुंबई में, ठीक है। देन आता है द गवर्नमेंट डिक्लेयर द मूवमेंट इलीगल एंड अरेस्टेड अबाउट 30,000 रिवोल्यूशनल। गांधी जी डिक्लेयर सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट अगेंस्ट दिस अरेस्टेड। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि ये मूवमेंट जो है इलीगल है, और उनको 30,000 लगभग लोगों को उसने अरेस्ट कर लिया ये रेवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। और गांधी जी ने उसी वक्त स्टार्ट किया सिविल डिसओबेडिएंस मूवमेंट ये अरेस्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। जो लोगों को 30,000 लोगों को अरेस्ट किया गया उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट को स्टार्ट किया, तो सिविल डिसओबेडिएंस मूवमेंट, ठीक है। बट ड्यूरिंग दिस ये उसके दौरान क्या हुआ था, मोब अटैक्ड द पुलिस स्टेशन ऑन 5 फरवरी 1922 एंड किल्ड 22 पुलिसमैन इन द प्रोटेस्ट ऑफ पुलिस फायरिंग एट द पॉलिटिकल प्रोवेशन इन चौरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो फिर क्या होता है, वहाँ के जो मोब होते हैं उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया 5 फरवरी 1922 में, और करीबन 22 जो पुलिसमैन थे वो मारे गए, ठीक है।
और ये प्रोटेस्ट में पुलिस फायरिंग हो गई थी। और ये कहाँ हुआ था, तो चौरी चौरा इंसिडेंट इसको कहा जाता है। ये हुआ था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और गांधी जी ने यही सोचा कि ये वर नॉट रेडी फॉर कंप्रेशन सिविल डिसोबेंट मूवमेंट, और गांधी जी तैयार नहीं थे सिविल डिसोबेंट को कंप्रेस करने के। गांधी जी ने वहाँ डिसाइड किया कि नहीं, हम इस मूवमेंट को बंद करेंगे, ठीक है। उन्होंने डिसाइड कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो गांधी जी को अरेस्ट कर लेती है मार्च 1922 में, और उन्हें जेल में डाल देती है 6 साल के लिए, ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ। देन यहाँ से शुरू होता है द इश्यूज ऑफ खिलाफत एंडेड विद द अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड सडन स्टे ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द यूनिटी ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम वॉज disturbed and communism began to regain. Neither Swaraj was gained nor the injustice done in Punjab was solved. But in spite of this failure, this movement got a great achievement. All India people began to believe in the Congress and Gandhi ji. The whole country became active all together. In the Hindi was accepted as a language to get whole country united, and the Chakra handloom was got impact. ठीक है, तो यहाँ से कहा जा रहा है कि देखा जो इश्यूज़ यहाँ से ख़त्म हुई थी, खिलाफत एंड हुई थी इश्यूज़ के, तो जो गांधी जी अरेस्ट हुए थे तो उनकी इश्यूज़, खिलाफत के इश्यूज़ जो थी बंद हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। और वहीं से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्टे होना शुरू होता है। और जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, और वो उनका कम्युनिज़म स्टार्ट होता है यहाँ से। उसके बाद से जो स्वराज पार्टी थी उनको ऐसा ना ही इंजस्टिस मिलता है, पंजाब वॉज सॉल्व, उनके इंजस्टिस में पंजाब जो है सॉल्व हो जाता है। उसके बाद से जो वहाँ के फेलियर्स होते हैं, ये मूवमेंट को उनको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता है। पूरे इंडिया में जो लोग थे कांग्रेस और गांधी जी पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिए थे, और पूरे कंट्री में ये एक्टिव रहना मतलब कि एक साथ रहना शुरू हो गया था पूरे कंट्री में। और हिंदी को क्या किया गया था, तब कि पूरे कंट्री की लैंग्वेज को चुन लिया गया था, और यूनाइटेड और चक्रा को भी इम्पेक्ट्स कर दिया गया था, ठीक है। ज़्यादा सिविल डिसओबेंट्स मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो सिविल डिसओबेंट मूवमेंट स्टार्टेड इन लीडरशिप ऑफ गांधी जी इन 1913 अगेंस्ट द ब्रिटिश colonial power was the second mass movement which had a very broad social base. There was a vacuum-like situation in Indian national movement after the end of non-cooperation movement, but in the meantime some incident reoccurred that give a new. तो यहाँ से बात करते हैं, पहले तो सिविल डिसोबेंट स्टार्ट हुआ था मूवमेंट, वो भी किसके अंडर में, तो महात्मा गांधी के अंदर में, कितने में, तो 1930 में। और किसके अगेंस्ट में, तो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में। और जब सेकेंड मास मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था ब्रॉड, बहुत ज़्यादा सोशल बेस के साथ, तो उसमें एक सिचुएशन इंडिया के सामने आया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में उसके बाद से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। और वही मेन टाइम की बात करते, कुछ इंसिडेंट वहाँ पर दोबारा से एक नया लाइफ को, नेशनलिज्म को शुरू करता है, ठीक है। तो देन आता है हमारे पास द कॉज ऑफ सिविल डिसोबेंट मूवमेंट कैन बी अंडरस्टूड एंड अंडर दिस सब हेडिंग्स। और यहीं से कुछ कारण शुरू होते हैं, समझ में आते हैं कि क्या क्या कुछ कारण थे, ठीक है। तो साइमन कमीशन, ठीक है, गो बैक साइमन, ठीक है, साइमन गो बैक, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ पासिंग द एक्ट 1919 द ब्रिटिश डिक्लेयर दैट this reform should be reviewed after 10 years, but before the fixed time the British government formed Indian Situated Commission in November 1927, which was generally called Simon Commission. It was a 7-member commission, okay, in which all the members were Englishmen. Sir John Simon was its chairman. The aim of this commission was think over constitutional reformation, but there was a rapid and intensive against it, ठीक है। तो यहाँ बात की जाती है साइमन कमीशन की। तो जो साइमन कमीशन था वो बहुत टाइम गुजरने के बाद ये एक्ट आया 1919 में, जो कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है कि जो भी रिव्यू आएगा 10 साल बाद उसे रिफॉर्म किया जाएगा, और इससे पहले कुछ भी फिक्स नहीं होगा, फिक्स्ड टाइम नहीं था, ठीक है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसे बनाता है इंडियन स्टेटेड कमीशन पे नवंबर 1927 में, जिसे ही साइमन कमीशन कहा गया है, ठीक है। और ये एक 7 मेंबर का कमीशन होता है, जिसमें कि सारे जो मेंबर थे वो इंग्लिश मैन थे, और जैसे कि सर जॉन साइमन जो कि चेयरमैन थे, ठीक है, चेयरमैन थे। उनका जो एम था वो ये था कि पूरी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्मेशन पे
उनकी थिंक चले, ठीक है, उनकी सोच ये थी एंड उनका जो चीज़ें थी, लेकिन वो रैपिड स्लो ये चीज़ें उनके खिलाफ आने लगे, अगेंस्ट थी। और जो मेन रीज़न था ये प्रोटेस्ट का अगेंस्ट साइमन कमीशन का, वो ये था कि नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी सिंगल इंडियन इन द कमीशन। ये इसलिए इसका विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मैन नहीं था, कोई भी इंडियन पर्सन इस कमीशन में जुड़ा हुआ नहीं था, सारे इंग्लिश मैन थे, ब्रिटिशन थे। पता एक बात बताओ, तुम एक्ट भी तुम्हारा और क्या बोलते हैं, देखो 1 सेकेंड, ठीक है, जेल भी तुम्हारा, आदमी भी तुम्हारा, ठीक है, और पुलिस भी तुम्हारा, तो और पब्लिक इंडियन, तो इंडियन भी तो उसमें रहना चाहिए ना। सारी चीज़ें ब्रिटिश है, ठीक है, ब्रिटिश थे, तो इंडियन तो कोई है ही नहीं, तो इंडियन को तो कुछ उसमें पार्टी नहीं दिया, इसी वजह से इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी, बस इसी का मेन रीज़न था, ठीक है। द फेट ऑफ डिसीजन अबाउट द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वॉज इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन एंड सो इंडियन पीपल कोट एग्रेटेड एंड क्रिएटेड द साइमन कमीशन विद गो ब्लैक फ्लैग्स स्ट्राइक एंड demonstration. This rise the slogan Simon go back, the movement against the Simon Commission, those gave birth to a broad political struggle. Now once again the country was ready to struggle hard. और ये इसमें डिसीज़न लिया गया था कि सेल्फ गवर्नमेंट पे, तो जो लोग थे, ये सारी चीज़ें, जो पावर थी, वो सारी चीज़ें तो फॉरेन के पास थी, और जो पीपल थे इंडियन पीपल बहुत ज़्यादा ग्रेटेड थे, और उन्होंने ये साइमन कमीशन को बैक करने के लिए एक ब्लैक फ्लैग्स और भूख हड़ताल पर डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ बैठे एंड उन्होंने एक स्लोगन गाया, साइमन गो बैक। एंड इस मूवमेंट की जो अगेंस्ट में चल रही थी साइमन गो बैक में कमीशन में, तो ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्ट्रगल लाया, और एक बार फिर से जो कंट्री थी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करने के लिए रेडी थी। देन आता है हमारे पास नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। At the time of the boycott of the Simon Commission, then Secretary of the State for India, Lord Birkenhead, challenged the Indians to make constitution which was acceptable to all groups. 1 second, ये क्या हो गया, तो बटन प्रेस हो गया था, ठीक है। देन बात करते हैं, तो ये चीज़ें जो बाइकआउट हुई थी साइमन कमीशन का, जो स्टेट के इंडियन के सेक्रेटरी थे, वो सारे लॉर्ड ब्रिकन हेड, उन्होंने इंडियन को चैलेंज किया कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जिसको हम लोग एक्सेप्ट करें, पूरे ग्रुप और पूरे पार्टीज, ठीक है। उनके चैलेंज में रिप्लाई में आया कि कांग्रेस ऑर्गेनाइज करता है ऑल पार्टी कन्वेंशन दिल्ली में फरवरी 1928 में, जिसमें मोतीलाल नेहरू जो थे वो चेयरमैन थे इस कन्फ्रेंस के, ठीक है। और इसकी जो कमेटी थी, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछा कि डोमिनेंट स्टेट का, लेकिन वन ग्रुप ऑफ द कांग्रेस डिसएग्री विद दिस ओपिनियन। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने डोमिनेंट स्टेट को बनाने के लिए कहा, तो लेकिन कांग्रेस के जो एक ग्रुप था वो इस क्या बोलते हैं, एक मिनट, इस डिसीजन के ओपिनियन के खिलाफ था, ठीक है। कभी कभी माइंड स्लिप हो जाता है, ठीक है। Though Nehru report was not accepted, but it led several times important decisions. The communal feeling which was suppressed now appeared once again, but the Muslim League and the Hindu Mahasabha arrived as Gandhi initiated civil movement. तो अब बहुत इससे तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, कोई एक्सेप्ट कुछ किया नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन को लिया गया, और जो कम्युनल फीलिंग थी वो धीरे धीरे दोबारा से आना शुरू हुई थी, दिखाई देना शुरू हुई थी। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा राइड हुई थी, ठीक है, और गांधी जी ने सिविल डिसोबेंट को इनिशिएट कर दिया था यहीं पर, ठीक है। देन आता है द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में, इफेक्ट के बारे में बात करते हैं इकोनॉमिक के, तो द इकोनॉमिक ऑफ इंडियन वॉज बैडली इफेक्टेड बाय द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 to 1913. There was unaccepted price hike. The export from India reduced, but the English did not stop draining of the wealth from India. Most of the industry were closed down. Several capitalists suffered bankruptcy, and the farmers had already been suffering from poverty, and the whole country was. तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक थी इंडिया की वो बहुत बुरी थी, और पूरे दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था 1929 के 1930 में, ठीक है।
तो वहाँ एक चीज़ अनएक्सेप्ट किया गया था, तो वो प्राइस हाइक था जो कि बहुत ज़्यादा गिर गया था, इंडिया के रिड्यूस हो गया था, और इंग्लिश के भी लोग जो थे उन्होंने ट्रांस होना बंद कर दिया था इंडिया से। तो उसके बाद से जो इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हुई, और बहुत से लोगों तो बैंकरप्टर भी हुआ था, ठीक है। और जो फार्मर थे वो पहले ही ऑलरेडी ये सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे थे, पॉवर्टी से पूरी कंट्री में उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ भी जाने की कोशिश की, बट दस इट वॉज अपरोचिंग टाइम फॉर स्टार्टिंग सिविल डिसोबेडियंस। यही एक समय था जब सिविल डिसोबेडियंस स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये देखिए से हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का जो डिक्लेयर हुआ था उसके बारे में, बट लाइक दिस बिलीव दैट इज इन द इनएलिजिबल राइट ऑफ इंडियन पीपल एज ऑफ एनी अदर पीपल टू हैव फ्रीडम एंड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर टोल एंड हैव द नेसेसिटी ऑफ लाइफ सो दैट दे मे बी full opportunity of growth. We believe also that if any government deprives the people of these rights and opposes them to people have a further right alien or to apply the British government in India has not only deprived the Indian people their freedom but has the steps accusation the masses and has renewed India economical political। कहने का मतलब है यहाँ कि कुछ इम्पोर्टेंट जो इंडिपेंडेंस की चीज़ें थी उसमें मेरा मानना ये है कि हमारा जो बिलीव था राइट के, इंडियन पीपल का जो राइट था, जो दूसरे लोगों की भी चीज़ थी, अपने फ्रीडम को, अपने फ्रूट्स को एंजॉय करना खुद के ट्यूबवेल पे, ये चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत पूरी अपॉर्चुनिटी के साथ आई थी। लेकिन उन्हें मानना था कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसे लोगों के राइट्स को नहीं ले सकती है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडिया के डिप्रोज कर दिया गया था इंडियन पीपल को, और उनके बेसिस पे उनकी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली सारी चीज़ें उनकी बर्बाद करी थी इंडियन की हमारी, ठीक है। वी हैड अ क्राइम अगेंस्ट मैन एंड गॉड टू सबमिट एनी लोगर टू रूल डैट हैज़ कॉज दी फ्रॉड फॉर डाइस्टर, और इसी तरीके से बहुत चीज़ें बर्बाद हुई थी इंडियन की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसोवेंस को इंक्लूड किया, जैसे नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स का, बिना पेमेंट का, और बहुत सी चीज़ें उसने लगाई ब्रिटिश ने, उन्हें बहुत सारे इफेक्ट पड़े थे, ठीक है। देन आगे हम बात करते हैं इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म के इम्पैक्ट कैसे बढ़ गया था, ठीक है। दिस टाइम मार्क्सर एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वॉज स्प्लिटिंग रैपिडली, और धीरे धीरे ये वही समय था जब मार्क्सर के और सोशलिस्ट को धीरे धीरे वो चीज़ें फैल रही थी, आइडियोलॉजी फैल रही थी। तो कांग्रेस वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर, और जो कांग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर में थी। दिस वॉज एक्सप्रेस एज द राइज ऑफ लेफ्टिज्म इन द कांग्रेस, और यही एक समय था, और यही एक्सप्रेस करने का समय था जो कि कांग्रेस के लेफ्टिज्म का आना था। द लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वर इन फेवर ऑफ दिस, और जो जैसे जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारी चीज़ें उनके फेवर में थे, और इसी वजह से एक नया प्रोग्राम को बनाने का, बैलेंस करने का शुरू किया गया था लेफ्टिस्ट प्रेशर, ठीक है। ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की बात करते हैं। दिस टाइम सिचुएशन ऑफ इंडिया वॉज बियॉन्ड कंट्रोल, मेरठ कंस्पायर केस एंड लाहौर कंस्पायर केस टेम्परेरी आइडियोलॉजी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वंस अगेन द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट मूवमेंट grew in revolution under the leadership of Suryavansh raided Emria in 451 in April 1910, nickname of Suryavansh as मास्टर था। तो यहाँ कहने का मतलब है कि एक सिचुएशन ऐसा टाइम था इंडियन का जो बियॉन्ड कंट्रोल में था, जैसे कि मेरठ का कंस्पायर केस था, लाहौर के केस था, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनके अंदर में आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थी गवर्नमेंट की। फिर एक बार दोबारा क्या होता है, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ की जो बंगाल में रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है उनकी बढ़ जाती है, और उसके बाद से जो सूर्यवंश थे वो उनका रेड पड़ता है, ठीक है। चटगान इन अप्रैल 1913 को जो सूर्यवंश का जो निक नेम था मास्टर था, ये एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। देन आता है डिमांड फॉर कंप्लीट स्वराज, और कंप्लीट स्वराज का जो डिमांड था वो क्या था, ठीक है। उसके बाद द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड इन लाहौर इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू अनफ्लटेड ट्राई कलर flag at the Bank of Ravi on 31 December 1929 at midnight. It was declared to celebrate complete independence on 26 जनवरी 1930, ठीक है। सुबह वो एक्साइटमेंट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, और ये कंप्लीट स्वराज का मांग था कि जब कांग्रेस ने लाहौर में दिसंबर को एक क्या बोलते हैं एनुअल सेशन को हेल्ड किया दिसंबर 1929 को, वो भी कि कौन उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, तो जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उन्होंने 3 कलर का, ट्राइक कलर का जो कि हमारा आज का फ्लैग है, उन्होंने रवि किनारे मतलब कि रवि नदी के किनारे
उन्होंने रावी नदी के किनारे झंडे को ये लहराया। और ये मिड नाइट था उस वक्त, 31 दिसंबर ये डेट रखा गया था कि 31 दिसंबर 1930, वो भी मिड नाइट में जवाहरलाल नेहरू ने रवि बैंक ऑफ रवि के पास कब क्या बोलते हैं ट्री कलर का फ्लैग किया था। तो क्या आएगा 31 दिसंबर 1921 एट मिड नाइट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि पूरे इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से जो सेलिब्रेट की जाएगी 26 जनवरी 1930 को, और पूरे दुनिया में, पूरे कंट्री में, देश में एक एक्साइटमेंट फैल गया था। ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग क्या आते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग व्यू ऑफ गांधी जी का जो कॉम्प्रोमाइजिंग का व्यू था वो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द गवर्नमेंट गांधी जी पुट 11 पॉइंट डिमांड्स बिफोर विशेष ईरान and promised to withdraw the proposed movement if the demand be fulfilled, but not be to speak of fulfilling the demand, even refused to see Gandhi ji. In the meantime, the government was continue operations of being complete. Gandhi ji decided to start his movement with Dandi March. हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले ये मूवमेंट चालू होता, गांधी जी ने 11 पॉइंट का डिमांड रखा था इरविन के VCS में, और उन्होंने ये वादा किया था कि ये सारी मूवमेंट जो है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा उनका डिमांड अगर फुलफिल हो जाता है। बट ऐसा कुछ फुलफिल डिमांड नहीं हुआ था, इसी वजह से इरविन को मना कर दिया था गांधी जी को। देखते देखते वही मीन टाइम में क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी अगेंस्ट में कंटिन्यू चल रही थी, इसी वजह से गांधी जी ने स्टार्ट किया एक नया मूवमेंट को चालू करना है, जिसका दांडी मार्च। थोड़ा सा बस दांडी मार्च के बारे में बताते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी 12 मार्च को हुई थी, उसकी जो दांडी मार्च में साबरमती आश्रम में गांधी जी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 में, और इसकी जो डिस्टेंस थी लगभग 300 कुछ, मतलब अभी छोड़ो। तो यहाँ आज इस वीडियो को एंड करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी है थोड़ा टॉपिक्स, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड करें। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि हमने 2 डेज़ के बाद एक वीडियो लाएंगे, जिस पे आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें, ताकि हम उस क्वेश्चन को भी अपने वीडियोज़ में शामिल कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई इंग्लिश मीडियम से कैसे कब देना है, किस तरीके से हम लिखेंगे, या किस तरीके से क्या कुछ कटता है नंबर, या कुछ इसमें क्या बोलते हैं उसको, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ नुकसान है हमारा, डिसएडवांटेज इंग्लिश मीडियम से देंगे या एडवांटेज है, ये इसके बारे में आप भी अगर आप पूछते हैं तो हम इसका जवाब अगले 2 दिन के बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में देंगे। तब तक के लिए आप 2 दिन के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। कब तक बिना सब्सक्राइब किए पड़ोगे, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।